बच्चों, मैं आप लोग को इसके पिछले वीडियो में बताए हैं सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। उस वीडियो में मैंने इस वेक्टर अलजेब्रा मतलब कि सदिश बीजगणित के कुछ थ्योरी दिखा दिया है। उस थ्योरी में बता रहे कि सदिश के प्रकार उसने बताए थे। शून्य सदिश किसे कहते हैं, इसके बाद बताए थे कि एकांक सदिश जिसको इकाई सदिश किसे कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक सदिश। समझ गए ना। इसके बाद बताए थे सह आदिम सदिश किसे कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं। समझ गए। अब हम इसी प्रश्नावली के मतलब कि 10.1 के आज जो है अगला थ्योरी पर बात करने जा रहे हैं। देखिए इसके अगले थ्योरी क्या है, तो लिखा है संरेख सदिश। प्रश्नावली क्या है, तो प्रश्नावली वही है आपका 10.1 प्रश्नावली है। संरेख सदिश कोलिनियर वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि दो अथवा या तो दो हो अथवा अधिक सदिश, मैं दो से अधिक, या तो दो हो या दो से अधिक हो। ध्यान दीजिएगा कि या तो दो हो या दो से अधिक हो। ऐसे सदिश जो अगर दिया हुआ है वो एक रेखा के समानांतर है, तो उस सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख सदिश कहते हैं। इसमें एक ही बात का देखिए जिक्र किया गया है, समानांतर का बात किया है कि इसमें क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। इसमें जो है परिमाण से मतलब नहीं है, इसमें जो है दिशा से मतलब नहीं है, इसमें किससे मतलब है, तो समानांतर से मतलब है। बात समझ गए आप लोग। चलिए देखिए फिर से क्या लिखा हुआ है, दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर है तो वे देखिए वे संरेख सदिश कहलाते हैं। कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक सदिश एक रेखा की अगर समानांतर है तो उस सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख सदिश कहते हैं। कंप्लीट हो गया। मान लेते हैं कि देखिए कोई एक रेखा हो गया जिसको वेक्टर में ही ले रहे हैं, रेखा हो गया, इसके समानांतर में मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, इसके समानांतर में वेक्टर बी है। तो इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इस सभी को हम लोग कहेंगे संरेख। समझ गए आप लोग। इसमें जो है इसका दूरी से मतलब नहीं है कि दूरी छोटा है कि बड़ा है। समझ गए ना, मतलब लंबाई से मतलब नहीं है। इसमें इसके नोक से मतलब नहीं कि नोक इधर है कि इधर है। नोक मतलब कि दिशा बता रहा है, समझ रहे हैं ना, और लंबाई इसका परिमाण बता रहा है। तो इसमें लंबाई से मतलब नहीं है और इसमें नोक से मतलब नहीं है, इसका मतलब दिशा से मतलब नहीं है, और इसमें जो है परिमाण से मतलब नहीं। किससे मतलब है, तो केवल समानांतर से मतलब है कि कोई भी अगर सदिश अगर समानांतर जहां हो गए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संरेख सदिश कहेंगे। कंप्लीट हो गया। अब इसका अगला थ्योरी है समान सदिश इक्वल वेक्टर्स। इसका मतलब सुनिए तो ध्यान से, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं। माने दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण मतलब कि वही लंबाई, समझ गए ना, यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान है। इसमें क्या है कि इसका लंबाई और नोक एक ही ओर होना चाहिए। माने एक ही ओर होने का मतलब कि एक ही साइड से दोनों का होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि परिमाण और दिशा समान होना चाहिए। तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। कंप्लीट हो गया। इसको जो है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं, मतलब लिखते हैं। समझ गए। तो देखिए एग्जाम्पल, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब देखिए कि क्या दोनों का लंबाई बराबर है, तो जी दोनों का लंबाई जो है बराबर है, दोनों का दिशा भी एक ही ओर है।
समझ रहे हैं ना। तो इस सदिश को हम लोग क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। मतलब लिखेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, बराबर है। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अगला पर, ऋणात्मक सदिश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। समझ रहे हैं ना। एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुई सदिश के समानांतर है। मतलब कि एक सदिश है जो एक दिए हुए सदिश के समानांतर है। देखिए, ऋणात्मक सदिश को दिखाने के लिए एक सदिश पहले से होना चाहिए। समझ गए ना। तो वही देखिए लिखा हुआ है, एक सदिश जो दिए हुए सदिश के क्या है कि समानांतर है। सॉरी, एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश से क्या है कि समान है। परिमाण जो है दिए हुए सदिश से क्या है, समान है, परंतु जिसकी दिशा क्या है कि विपरीत है, तो वो सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक सदिश कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, समझ गए। दोनों का क्या है कि परिमाण देखिए बराबर है, बराबर है दूरी। दोनों का क्या है कि देखिए कि दोनों का जो दूरी है वो क्या है कि बराबर है। कहने का मतलब कि दोनों का जो परिमाण है वो क्या है कि बराबर है, लेकिन दिशा क्या है कि विपरीत है। तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसे सदिश को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। क्लियर हो गया कि वैसा सदिश जिसका क्या है कि परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो, तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक सदिश कहते हैं, मतलब निगेटिव वेक्टर। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इस प्रश्नावली का। देखिए सवाल शुरू कर दिए मैंने। ये प्रश्नावली जो है 10.1 जो सवाल अब शुरू हो गया, क्योंकि 10.1 का जो है मतलब थ्योरी जो है समाप्त हो गया था। अब हमारा सवाल जो है शुरू हो गया। देखिए पहला सवाल क्या है, लगा हुआ है आपके सामने। देखिए पहला सवाल है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का क्या करना है, आलेखीय निरूपण कीजिए। मतलब आप लोग को जो है आलेख खींचना है, मतलब ग्राफ खींचना है कि कोई एक मतलब कि बच्चा है, वो क्या कर रहा है कि वो बच्चा उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर जा रहा है। तो उसका क्या करना है, तो उसका जो करना है आलेख खींचना है। समझ गए ना। तो चलिए बात करते हैं। आप लोग को पता होगा कि इधर जो है ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ मूल बिंदु हो गए। अब कोई बच्चा जो है उत्तर से, तो यही ना उत्तर हो गया, उत्तर से, तो मान लेते हैं उत्तर हो गया। किधर जा रहा है, पूर्व की ओर, मतलब कि इधर से इधर जा रहा है। तो इसका हम खींच रहे हैं आलेख कि ये बच्चा इधर से इधर आया, कितना डिग्री कोण बना के, 30 डिग्री के कोण बना के। ये बच्चा जो है इधर से इधर आया, कितना कोण बना के, 30 डिग्री के कोण बना के। कितना दूर गया है, तो गया है 40 किलोमीटर। तो यही जो हुआ इसके विस्थापन का आलेख हो गया। समझ गए ना कि यहाँ से यहाँ का जो सीधा दूरी दिखाई दे रहा है, इसी को हम विस्थापन बोलते हैं। तो यही जो हुआ इसके विस्थापन का क्या हो गया, इसका आलेख हो गया। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि इसका जो दूसरा सवाल है, इसके दूसरे सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित मानों को अदिश एवं सदिश के रूपों में श्रेणीबद्ध कीजिए। मैंने बताना है कि कौन सा अदिश और कौन सा सदिश है। तो चलिए 10 kg, इसमें कोई दिशा नहीं है, और जब कोई दिशा अगर नहीं है तो क्या होता है, तो वो जो है अदिश होता है। अदिश को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर। और सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो बताइए क्या है, तो ये स्केलर है।
ध्यान दीजिए ये स्केलर है, समझ गए ना। 2 मीटर तो ये परिमाण हो गया, उत्तर पश्चिम ये दिशा हो गया, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं, मतलब वेक्टर हो गया, यह वेक्टर हो गया। 40 डिग्री तो 40 जो डिग्री है ये तो परिमाण हो गया, इसका दिशा नहीं है कि 40 डिग्री किधर, उत्तर की मतलब किधर जाना है कोई पता नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ये स्केलर हो गया। 40 वाट तो बताया गया है कि कार्य ऊर्जा शक्ति जो भी आपको सामने दिखाई दिया है, लिखवाए हैं कि कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, सभी सब जो भी है वो अदिश राशि है, तो वाट भी अदिश राशि में आएगा ना, तो ये भी आपका अदिश राशि हो जाएगा। 10 के पावर -19 कूलाम विद्युत धारा में जो भी आते हैं, विद्युत धारा में जो भी आते हैं, तो आवेश विद्युत धारा मतलब कूलाम हो गया, ये सब जो भी आएगा ये सब के सब क्या होता है, अदिश राशि होता है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर जो होता है त्वरण का होता है, और लिखवाए है कि त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है, बल क्या है, सदिश राशि है, समझ गए ना। तो ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक है, तो इसका मतलब क्या है, यह एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए ना। तो ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया, स्केलर हो गया, स्केलर, और ये वेक्टर हो गया, कंप्लीट हो गया सब लोग को। तो ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का होता है, अगर ये स्क्वायर नहीं होगा तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये बेग का हो जाएगा, वेलोसिटी बेग, बेग ध्यान दीजिएगा। तो स्क्वायर है तो क्या है, त्वरण का है, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखिए क्या है, तो ध्यान दीजिए इसे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 और प्रश्न संख्या 4 पर देखते हैं बच्चे लोग क्या है। तो देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित मानों को अदिश एवं सदिश के रूपों में श्रेणीबद्ध कीजिए। जो सवाल नंबर 2 था वही सवाल नंबर 3 भी है, इसमें भी वही करना है। अब बात करते हैं समय कलम्स। इसका नाम आप लोग सुने होंगे कि देखिए आप लोग के घर जो है दीवार वाला घड़ी तो होगा, तो देखिए उसमें पेंडुलम वाला घड़ी होता है जिसमें से झूलता रहता है। तो ये पेंडुलम वाला जो घड़ी है उसमें देखिए जो झूलने वाली जो प्रक्रिया है तो वही लिखा है समय कालांश। माने किसी समय में अगर पेंडुलम यहाँ से वहाँ का जो दूरी तय करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं समय कालांश, समझ रहे हैं ना। तो इसका देखिए दूरी जो है निश्चित नहीं है, अगर बैटरी मतलब सही है तो मतलब कि वो झूलेगा, सही से झूलेगा, अगर उसका बैटरी कमजोर हो जाए तो वो झूलना कुछ कम कर देगा। तो वही बात है कि देखिए इसका जो एंगल मतलब इसका जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो लंबाई है वो तो फिक्स है कि जितना उसका लंबाई वो फिक्स, लेकिन इसे जो झूलने का जो एंगल जो उसका दिशा है वो उसका दिशा निश्चित नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहें, समय कालांश को, तो समय कालांश को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, दूरी हमेशा स्केलर होता है, यही अगर विस्थापन होता तो वेक्टर हो जाता। बल जो है वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, बल क्या है, बल जो है वेक्टर है, वेग भी वेक्टर है, यही अगर गति होता तो फिर वेक्टर नहीं स्केलर हो जाता, ध्यान दीजिएगा। कार्य जो है हमेशा स्केलर होता है, ये स्केलर हो गया। तो विद्यार्थी लोग यह जो है इस प्रकार से है, सभी सदिश का मतलब कि पहचान हुआ, समझ गए ना। परीक्षा में हो सकता है 1 नंबरिया में को दे दे, क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, इसमें पहचानना है, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया है, इसमें पहचानना है। क्या है, पहला है कि सह आदिम। सह आदिम का परिभाषा बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक सदिश का मूल बिंदु एक ही स्थान हो। इसका परिभाषा बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक सदिश का मूल बिंदु एक ही स्थान हो, तो बताइए कौन कौन सदिश का मूल बिंदु एक ही स्थान है। तो देखिए यह वाला का और यह वाला का,
ये दोनों का क्या है कि मूल बिंदु एक ही स्थान है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सह आदिम कहेंगे। किसको कहेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर डी को क्या कहेंगे, सह आदिम सदिश कहेंगे। कंप्लीट हो गया। अब अगला है समान सदिश। तो बताए थे कि समान सदिश में दूरी और दिशा बराबर होना चाहिए। तो दूरी और दिशा बराबर, तो इसका भी दिशा देखिए इधर भी इधर नोक है, इसका भी इधर नोक है, दोनों का दिशा एक ही ओर है, दोनों का दूरी भी बराबर है। तो आप क्या लिखिएगा समान सदिश में, तो समान में लिखिएगा वेक्टर डी और वेक्टर बी। समझ गए। अब कहोगे कि सर जी ए और सी क्यों नहीं हुआ, कि ए और सी इसलिए नहीं हुआ कि दूरी तो बराबर है लेकिन दोनों का दिशा अलग है। इसका देखिए नोक इधर है, इसका नोक इधर है। समझ गए ना। अगला बात करते हैं संरेख। तो संरेख होने के लिए समानांतर होना चाहिए। तो देखिए संरेख ए भी हो जाएगा, संरेख ए भी हो जाएगा, लेकिन बात है कि असमान होना चाहिए, मतलब समान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डी और बी तो आपका समान हो गया है ना, डी और बी क्या है, समान हो गया है। समझ गए ना। डी और बी आपका जब समान हो गया लेकिन असमान होना चाहिए, तो बताइए कौन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर सी। समझ गए ना। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के 10.1 के अंतिम क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। माने कौन सत्य और कौन असत्य है। तो देखिए जितना भी बात है सब के सब जो है संरेख पर है। तो मैंने बताया था संरेख होने के लिए समानांतर का केवल आवश्यकता पड़ता है, केवल समानांतर का, केवल समानांतर का आवश्यकता पड़ता है। क्लियर है। इसके समानांतर होने से ही संरेख हो जाता है। अगर ये दूरी जो है इसका अगर मतलब लंबाई अगर छोटा बड़ा हो, अगर समानांतर हो तो भी संरेख होगा। अगर इसका दिशा अगर अलग अलग भी हो, समानांतर हो तो भी संरेख होगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि देखिए वेक्टर ए और वेक्टर माइनस ए दोनों का देखिए परिमाण एक, देखिए क्या है ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर माइनस ए दो देखिए वेक्टर हो गए, एक ए हो गया, एक माइनस ए हो गया, मतलब इसका ही ये निगेटिव वेक्टर है। समझ गए ना। तो दोनों के दोनों क्या होगा, मतलब समानांतर होगा। ये तो फिक्स है, ये तो गारंटी है कि दोनों के दोनों क्या होगा, समानांतर होगा। और जब दोनों के दोनों अगर समानांतर होगा तो ये क्या हो गया, तो ये सत्य हो गया, संरेख है, संरेख है। क्योंकि इस देखिए माइनस ये बता रहा है कि देखिए ये सदिश जो है ये दोनों का देखिए लंबाई जो है बराबर है। समझ गए। समानांतर भी है लेकिन इसका दिशा जो है उल्टा है। ये माइनस ई बता रहा है कि इसका दिशा क्या है, उल्टा है। समझ गए ना। तो इसलिए संरेख है क्योंकि बताए है केवल इसको समानांतर से मतलब है, इसको न दिशा से मतलब है, न इसको परिमाण से मतलब है, न इसको लंबाई से मतलब है। समझ गए ना। अगला पर बात करते हैं कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। अब चलिए बताते हैं कि दो सदिश, देखिए दो संरेख सदिशों का परिमाण, दो संरेख सदिशों का परिमाण मतलब कि देखिए दो जो है सदिश है, एक ये ए हो गया, एक बी हो गया, बी हो गया। ये दोनों के दोनों क्या है कि देखिए संरेख हो गया। क्या इसका परिमाण समान है, तो परिमाण समान नहीं है। समझ गए ना। कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या माना जाएगा, असत्य माना जाएगा। समझ गए ना। क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि परिमाण समान होना चाहिए। अगर परिमाण अगर अलग अलग भी रहेगा तो भी क्या होगा, संरेखीय होगा। समझ गए ना। तो किससे मतलब है, समानांतर से मतलब है। ये आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला बात करते हैं कि समान परिमाण वाले, मतलब कि दो देखिए समान हो गए परिमाण वाले, तो बराबर है
समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले, क्या हुआ? समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अब हम बात करते हैं कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते ही बात किया गया है। मान लीजिए कि एक सदिश देखिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, एक सदिश देखिए ऐसा हो गया। अब दोनों का देखिए लंबाई जो है लगभग में बराबर है, बराबर है तो परिमाण तो देखिए बराबर हो गया, लेकिन ये समानांतर नहीं है, इसका मतलब क्या है? संरेख नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताइए? असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला बात करते हैं कि देखिए समान परिमाण वाले दो देखिए संरेख समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख समान होते हैं, कहने का मतलब कि देखिए समान परिमाण देखिए समान हो गया, समझ गए? लेकिन ये देखिए ये संरेख भी हो गया, समान परिमाण वाले संरेख भी हो गया, लेकिन ये समान हुआ तो देखिए समान सदिश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका दिशा जो है विपरीत है, समझ गए ना? तो वही बात है, तो ये समान देखिए नहीं हुआ, इसलिए ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली जो है विद्यार्थी लोग समाप्त हो गया। अब अगले प्रश्नावली के लिए हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।